आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती गुरु में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में आप थर्ड यूनिट के अंतर्गत जो है थर्ड अध्याय पढ़ रहे हैं, यानी थर्ड पार्ट अधिगम के नियम तथा सिद्धांत। तो इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अधिगम के नियम तथा सिद्धांत। तो इस टॉपिक के अंतर्गत यानी थर्ड अध्याय में आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये सारी हेडिंग्स हो जाएंगी, ठीक है, जिसमें हम आज की क्लास में कवर करेंगे अधिगम या ज्ञानार्जन या आप सीखना कर सकते हो। तो अधिगम क्या होता है इसको थोड़ा बताएंगे और अधिगम के नियम बताएंगे और अधिगम की प्रक्रिया। तो थोड़ा थोड़ा हम आपको आज की क्लास में बताते चलेंगे और थोड़ा जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है अधिगम से तात्पर्य, अधिगम मतलब सीखना भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है तथा जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन में सहायता करना होता है। यहाँ से देख सकते हैं अधिगम से जिसे सीखना भी कहते हैं, यानी कि आप अधिगम को आप सीखना भी कह सकते हो या ज्ञानार्जन भी कह सकते हो। तो अधिगम जिसे सीखना भी कहते हैं ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास या शिक्षा के माध्यम से अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ठीक है। अधिगम आप कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से आप ज्ञान और कौशल और व्यवहार में जो है परिवर्तन लाते हैं। अधिगम का अर्थ है कुछ नया सीखना, ठीक है। अधिगम का मतलब होता है कुछ नया सीखना और अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना, ठीक है। अधिगम का मतलब होता है क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कुछ नया सीखना होता है, अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना होता है। या सीखना से आपसे पूछा जाए सीखना क्या होता है, तो भी आपको बताना है कि कुछ नया सीखना होता है, अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना होता है, इस प्रकार से। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। और अधिगम की परिभाषाएं भी आप देख सकते हैं, या सीखने की परिभाषा भी समझ सकते हो तो वुडवर्थ के अनुसार और मॉर्गन के अनुसार। तो ये एक परिभाषा अपने आप से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपसे पेपर में पूछा जाए उस लेवल का आपको पढ़ना है इस हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय इतना नहीं है। गेट्स के अनुसार और गार्डन के अनुसार ये जो है आपको देख लेना है सारी परिभाषाएं, और यहाँ से देखना है अधिगम मतलब सीखना, यानी कि अधिगम शब्द आपको जब आता होगा तो आप सारा टॉपिक कवर कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम ये यूनिट आपकी थर्ड है, ठीक है, यूनिट आपकी थर्ड है, क्या है, शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया, ठीक है। तो शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया, तो अधिगम शब्द आपको आना चाहिए ना, नहीं आएगा तो आप कैसे समझ पाएंगे, तो इसलिए आपको ये समझते चलना है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, अधिगम मतलब सीखना अभी हमने आपको बता ही दिया है, यह मानसिक प्रक्रिया है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये मानसिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है और अपने व्यवहार में बदलाव लाता है, जैसे कि हमने आपको इसके पहले भी बता दिया है, ठीक है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से ही शुरू हो जाती है, जीवन भर चलती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ लेना है, जैसा कि हमने यहाँ पे बता दिया आपको सबसे पहले ही जब हमें अभी पढ़ाया, तो ठीक है। यहाँ पे अधिगम यानी सीखना है जीवन प्रतिदिन चलता है, ठीक है, जन्म से लेकर के। तो ये आप देख सकते हो, ये यहाँ से दो जो है टॉपिक आपको समझने ही है। इसके बाद आपको क्या देखना है, अधिगम की प्रक्रिया। तो अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, तो अधिगम की प्रक्रिया ये जो है ये किन चरणों में पूरी होती है, 3 चरणों में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है सीखना एक विस्तृत तथा व्यापक प्रक्रिया है, इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है। यह क्रिया विभिन्न सोपानों से होकर संपन्न होती है। स्मिथ ने इस सोपान के सार रूप में निम्न प्रकार की चर्चा की है। तो यहाँ पे आपको देखना है संक्षिप्त रूप में सीखने की प्रक्रिया में कोई अभिप्रेरक, ठीक है, अभिप्रेरक या चालक, कोई आकर्षक लक्ष्य और इस लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित कोई बाधा या कठिनाई उपस्थित रहती है, ये सभी बहुत आवश्यक हैं। स्मिथ के कथन पर विचार करने पर निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने सीखने की प्रक्रिया के प्रथम सोपान के रूप में अभिप्रेरक चालक की चर्चा की, यानी कि स्मिथ के अनुसार आपको याद रखना है, यानी कि सोपान, प्रथम सोपान दिया गया है और द्वितीय सोपान दिया गया है और थर्ड सोपान दिया गया है। तो ये 3 सोपान के अंतर्गत जो है अधिगम की प्रक्रिया को बताया गया है। तो यहाँ पे प्रथम सोपान में अभिप्रेरक और चालक की चर्चा की गई है। अभिप्रेरक शक्ति के वह गतिशील स्रोत है जो व्यवहार को शक्ति प्रदान करने और बालक को कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चालक या प्रेरक आप समझ सकते हो, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसको जो है प्रेरक करना, ठीक है, यानी बालक को कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप समझते चलिए। द्वितीय सोपान के अंतर्गत जो है स्मिथ ने क्या बताया है, ठीक है। तो इसमें लक्ष्य एवं उद्देश्य की चर्चा की है। सबसे पहले जो है चालक की चर्चा की थी, ठीक है। इसमें जो है द्वितीय सोपान में उद्देश्य और लक्ष्य की चर्चा की है। तो अभिप्रेरणाएं और मूलभूत आवश्यकताएं अपनी संतुष्टि चाहता है, ठीक है, जो व्यक्ति होता है, ठीक है। जब इनकी संतुष्टि की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है तो जीव या प्राणी कह सकते हो, इसके लिए संघर्षरत रहना पड़ता है। तो ये इतना हमने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। फिर तृतीय सोपान में आपको क्या देखना है, इसके अंतर्गत किसी न किसी प्रकार की रुकावट या कठिनाई, यानी रुकावट, कठिनाई या बाधा सामने आती है तृतीय सोपान में, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे थोड़ा बाधा, यदि बाधा और कठिनाई का अनुभव न हो तो व्यक्ति को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने तथा नवीन ज्ञान और कौशल को अर्जित करने की आकांक्षा ही जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है। आकांक्षा ही उत्पन्न नहीं होगी कह सकते हो, या खत्म हो जाएगी। तीसरा सोपान भी बस इतना ही आपको इसमें समझना है, बाकी आपको जो है नियम देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देख लेना है कि जो है अधिगम के नियम।
अधिगम के नियम, जो ये अधिगम के नियम है तो थॉर्नडाइक के अनुसार दिए गए हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, ठीक है, मुख्य लिखा है, मुख्य नियम एवं सीखने में उनका महत्व। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये देखना है, ठीक है, ये नियम हो जाएंगे थॉर्नडाइक के अनुसार। देखिए अधिगम के नियम, यहाँ से देखते चलिए अधिगम के नियम क्या होता है। तो ये देखिए लॉ ऑफ जो है लर्निंग, तो पशु पक्षी पौधे मानव सभी प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जीवन के कुछ भी नियम हैं, सीखने के कुछ भी नियम हैं, सीखने की प्रक्रिया इन्हीं नियमों के अनुसार चलती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जानना है, पशु हो गए, पक्षी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, मानव हो गया, ठीक है, तो प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि हम सभी जो है प्रकृति के अनुसार जो है जीवन व्यतीत करते हैं, प्रकृति के नियम के अनुसार। E.L. थॉर्नडाइक, यानी कि E.L. थॉर्नडाइक यहाँ से देख लीजिएगा अच्छे से, सीखने के नियम बताए हैं, कुछ सीखने के जो है नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने, जिनका प्रयोग यानी कि जिनका प्रयोग करने से, यानी कि जिनके प्रयोग से अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इन्होंने जो है एक प्राथमिक नियम दिया है और दूसरा जो है सेकेंडरी नियम दिया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अभी हम बता रहे हैं, जैसे कि सीखने के मुख्य नियम हो गए, ठीक है, ये आपका एक हेडिंग हो जाएगा, ये आप समझ सकते हो। ये सीखने के नियम हो गए, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है आप सभी स्टूडेंट को। ये प्रथम नियम हो गया और एक आपका गौड़ नियम दिए हैं, ठीक है, थॉर्नडाइक ने, गौड़ नियम, जिसे सेकेंडरी नियम या द्वितीयक नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा हो जाएगा, इसमें 5 प्रकार के जो है नियम बताए गए हैं, ठीक है। अभी इनको हम बताएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आपको देखते चलना है। सीखने के नियम के अंतर्गत जो है 2 प्रकार के नियम बताए गए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम। तो ये 3 प्रकार के नियम हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। और परिणाम का नियम जो है प्रभाव का नियम या संतोष का नियम भी बोला जाता है। तो यहाँ पे तत्परता का नियम के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उससे शीघ्र सीख लेते हैं। किसी समस्या को, कहने का मतलब जैसे कि कोई कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए तत्पर हैं तो आप उसे जल्दी सीख लेते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाता है। कहने का मतलब है किसी समस्या को हल करें, जैसे कोई आप कार्य कर रहे हैं उसको आप उत्सुकतापूर्वक करते हैं, अपने मन से करते हैं, यानी कि किसी के जरिए नहीं करते हैं कि हमने कहा ये कार्य आपको करना है और आपको करना ही है, आपका मन नहीं है। जब आपका मन होगा तभी आप कार्य करेंगे, ठीक है। तो प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाता है, जैसे कि आप उत्सुक हों अपने कार्य को करने के लिए। यदि बच्चे में गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा है तो तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है, काम करने में आनंद और संतोष का अनुभव करेगा। इसके विपरीत सीखने के लिए तैयार नहीं होने की स्थिति में बच्चे को सीखने की क्रिया से असंतोष मिलता है और प्रायः वह खींच उठता है, यानी कि और उसका मन नहीं होता है पढ़ने में, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है ये 3 नियम, यानी प्रथम नियम के अंतर्गत ये नियम आपके आते हैं। अभ्यास का नियम हो जाएगा इसके बाद। तो अभ्यास के नियम में अभ्यास कुशल बनाता है, इस नियम का तात्पर्य है अभ्यास कुशल बनाता है, ठीक है। जब आप अभ्यास करते हैं तो आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है अच्छे एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए। तो यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं, उसमें कुशल हो जाते हैं। इससे कोई आप अभ्यास करते हैं, जैसे कि आप रिवीजन करते हैं, जैसे आप UGC नेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप बार बार रिवीजन करते हैं तो आप जो है आपको याद हो जाता है, ठीक है। सरलतापूर्वक सीख जाते हैं, कुशल हो जाते हैं। हम बिना अभ्यास के साइकिल पर चढ़ने या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो पाते, जैसे कि आप कोई कार्य जब तक करेंगे नहीं तो उसमें आप जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। यदि हम किसी सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो उसे भूल जाते हैं, ठीक है, तो भूल जाते हैं। अभ्यास से सीखने स्थायी होता है, यानी कि अभ्यास से सीखना स्थायी होता है। इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम दिया है, यानी कि अभ्यास के नियम के अंतर्गत 2 नियम बताए गए, जैसे कि एक उपयोग का नियम, जैसे कि आप जब तक कि आप उस कार्य को करते रहेंगे तो उपयोग का नियम होगा, यदि नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे तो वो आपका अनुपयोग का नियम हो जाएगा। बिना अभ्यास से ज्ञान विस्मृत हो जाता है, यानी भूल जाते हैं, इसे अनुपयोग का नियम कहते हैं, ठीक है। ये सारा आपको याद करते चलना है। प्रभाव का नियम हो गया, प्रायः हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। तो जैसे कहने का मतलब है जैसे कोई आप कार्य कर रहे हैं तो वो आपके लिए हितकर होता है, ठीक है। जैसे कि आप UGC नेट का जो है फॉर्म फिलअप किया और तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमको जो है GRF हो गया, ठीक है। यदि GRF हमारा हो गया तो हमको जो है पर मंथ जो है हर मंथ आपको 1 महीने में जो है 40,000 जो है स्कॉलरशिप आनी है, ठीक है, मिलनी है। तो ये होता है कि मतलब आपको ज़्यादा अच्छे से करना,
परिणाम आपको पता है कि हमको जो है 40,000 रुपया जो है मिलेगा, ठीक है, यानी कि स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आप उसी के मुताबिक जो है आप तैयारी करते हैं, ठीक है। तो यही बातें इसमें कही गई हैं कि प्रभाव का नियम, प्राय हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे हितकर होता है, हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हमें सुख संतोष मिलता है। तो यानी कि आपको सुख संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को नहीं दोहराते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार जिस कार्य से संतोष होता है उससे उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ होता है, और जिस कार्य से असंतोष होता है उससे यह संबंध कमजोर हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे कि जो कार्य आपको पसंद होता है आप उसको अच्छे से करते हैं, ठीक है। प्रभाव का नियम यानी कि आपको परिणाम मिलता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि आप JRF करेंगे तो आपको 40,000 जो है आपको क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है, PhD करने के लिए। तो यही चीज़ें हैं कि ये आपको जो है संतोष मिलता है, यानी कि आप नेट JRF करेंगे, ठीक है। यदि आपको कुछ मिले ही ना, आप जो है नेट आपसे कह दिया जाए आपको नेट क्वालिफाई करना है, ठीक है, और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जो है एलिजिबल ना हो तो आप नहीं करेंगे, आपको संतोष नहीं मिलेगा कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं है आपका, ठीक है। इस प्रकार से इसको दोबारा से आप पढ़ सकते हो यहाँ से। यदि हमें यहाँ से किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को नहीं दोहराते हैं, ठीक है। और थॉर्नडाइक के अनुसार जिस कार्य से संतोष होता है उससे उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ होता है, जिस कार्य से असंतोष होता है उससे यह संबंध कमजोर हो जाता है, ठीक है। पहली लाइन आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं, यानी कि हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे हितकर होता है, ठीक है, हमारे लिए, यानी कि सुख संतोष मिलता है। उसी कार्य को हम बार बार करना चाहते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। आपको अच्छे से समझ लेना है ताकि आप भूले ना। ऐसा नहीं कि आपने इसमें हमने पढ़ा दिया आपका हो गया, आपको अभी और तैयारी आपको करनी है। जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो वैकेंसी आएगी फॉर्म फिलअप करेंगे तो थ्योरी ही पोर्शन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, थ्योरी में ही पेपर होना है। तो ये आपको थोड़ा डिटेल में भी याद होना चाहिए आपको। और इसके बाद आपको देखना है सीखने के सहायक या गौड़ नियम। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, प्रथम नियम आपने पढ़ा जिसमें आपने 3 नियम पढ़ा, ठीक है, यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार जो है आपने 2 प्रकार के नियम पढ़े। जैसे कि एक आपने पढ़ा प्रथम नियम, ठीक है, एक पढ़ा आपने प्रथम नियम, एक आपने द्वितीय नियम, ठीक है, ये हो जाएगा द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम ही हम ये आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। प्रथम नियम हमने आपको पढ़ा दिए हैं 3 प्रकार, ठीक है, प्रभाव का नियम पढ़ाया, तत्परता का नियम पढ़ाया और अभ्यास का नियम पढ़ाया। ये सारे हमने आपको पढ़ा दिए। और अब द्वितीय नियम के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं जिसमें 5 प्रकार के नियम पढ़ेंगे। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गौड़ नियम का प्रतिपादन किया है। इन नियमों का महत्व मुख्य नियम से कम है, ठीक है, मुख्य नियम से कम है, इसलिए ये गौड़ नियम है, ठीक है। वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रथम नियम जो है आपके 3 नियम, ठीक है, ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण। तो मनोवृत्ति का नियम जिसे हम मानसिक क्रिया का नियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, और बहुअनुक्रिया का नियम हो गया, ठीक है। इसमें होता है जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है वही याद रह जाती है, बाकी आप भूल जाते हैं। आंशिक क्रिया का नियम हो गया, ठीक है, अनुरूपता का नियम हो गया, ठीक है, फिर संबंधित परिवर्तन का नियम हो गया, इसी में पढ़ करके आपको बताएंगे, ठीक है। मनोवृत्ति का नियम क्या होता है, ठीक है, जिस कार्य के प्रति हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति रहती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं, ठीक है। अनुकूल मनोवृत्ति होने पर बालक शीघ्र सीखता है और तथा प्रतिकूल मनोवृत्ति होने पर बालक के सीखने में बाधाएं आती हैं, ठीक है, ये मनोवृत्ति से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और बहुअनुक्रिया के इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएँ करते हैं। इनमें से कुछ अनुक्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं और फिर भूल जाते हैं। हम उन्हीं अनुक्रियाओं का चयन करते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। जैसे कि आप कोई अनुक्रिया लक्ष्य, यहाँ से देखिए, विभिन्न प्रकार की आप अनुक्रियाएं करते हैं। जैसे कोई आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, नया कार्य आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप कोई ना कोई कार्य करते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में, यानी जो आप कार्य कर रहे हैं उसको आगे उद्देश्य उसका प्राप्त करने के लिए जो अनुक्रियाएँ उसमें जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हुई हैं उनका जो है आप उपयोग करते हैं, उन्हीं को याद कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। कक्षा कक्ष परिस्थिति, ठीक है, में इस नियम के अनुसार बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, बहुअनुक्रिया का नियम है इसमें। फिर इसके बाद आपको देखना है आंशिक अनुक्रिया के नियम। देखिएगा आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है, तो इसमें भी आपको ध्यान देना है। इसमें जो है छोटे छोटे भागों में करके बच्चों को सिखाया जाता है। थॉर्नडाइक का मानना है कि यदि बच्चों के सामने किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाए और एक एक भाग का समाधान किया जाए तो बच्चे पूरी समस्या की शीघ्रता से सुगमता से समझकर संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हैं।
इतना ही आप समझ लीजिए इसमें, ठीक है। इसके बाद आपको अनुरूपता का नियम देख सकते हैं। जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व यानी पूर्व अनुभव या प्रयत्नों को स्मरण करता है तथा उनसे तुलना करता है, उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान करता है। तो कहने का मतलब है जैसे कि कोई समस्या है, जैसे कि आपके सामने कोई समस्या आई है, ठीक, कोई समस्या है और नई समस्या है, ठीक है, जिससे आप उससे समस्या से अवगत नहीं है, ठीक है, आपको पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी जानकारी नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि आपको जो है पास्ट से संबंधित यानी अपने पूर्व के अनुभव और प्रयत्नों के को स्मरण करें, यानी कि जो पास्ट होता है उससे थोड़ा जो नॉलेज आपको होता है, अनुभव करके प्रयत्नों का स्मरण करते हैं, यानी कि या तुलना करते हैं, उन्हीं के अनुरूप आप तुलना करते हैं और उसके अनुसार क्रिया का समस्या का समाधान कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये समस्या हो गई और आपको इसका समस्या का समाधान नहीं पता है तो आप क्या करते हैं, यानी कि जो आपके पूर्व अनुभव होते हैं, पिछले अनुभव होते हैं, उनको आप याद करते हैं, उन्हीं के अनुसार समस्या का समाधान जो है खोजते हैं। आप इसको बार बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। संबंधित परिवर्तन का नियम ये क्या होता है, तो इसमें आपको जानना है संबंधित या सहचर परिवर्तन का नियम कह सकते हो। तो इस नियम को सहचर परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा, ठीक है, नए उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। शिक्षक को कक्षा में अच्छी आदतों सकारात्मक अभिरुचि को उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र उनका उपयोग अन्य परिस्थितियों में भी कर सके। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इससे संबंधित यानी सहचर्य यानी कि जो आपका ज्ञान है वो दूसरे जो है एरिया में यानी कि क्षेत्र में ज्ञान उपयोग हो, ये कहने का मतलब होता है, ठीक है, सहचर्यता का नियम। इसके बाद आपको क्या देखना है, आप जो है थोड़ा और देख सकते हैं, सीखने के नियम के शैक्षिक महत्व भी देख सकते हैं, एक नज़र में आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे है उद्देश्यों की स्पष्टता, ठीक है, इसको ये हेडिंग आपकी हो जाएगी, उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया का चयन, ये हेडिंग हो जाएंगी। ये आपका पूछा नहीं जाता है तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और थैंक यू।